हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी सीजीएल का डेली 20 जीके सीरीज, जहां आपको मिलेंगे जीके का 20 बेहद महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो बिहार एसएससी सीजीएल, बीएसओ, बिहार एसआई, एसएससी तथा अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट वन ऑफ द मेथड ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन? निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधि में से एक नहीं है? तो ये कल भी क्वेश्चन कराए थे। कौन कौन है? पहले तो आय, उत्पाद और व्यय विधि है, इनकम एक्सपेंडिचर और प्रोडक्ट मेथड है, बट कौन सा नहीं है? तो वितरण विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड राष्ट्रीय आय आकलन की विधि में से एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, इन रिटर्न फॉर हिज इन्वेस्टमेंट ए शेयर होल्डर रिसीव, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। तो क्या प्राप्त करता है? तो लाभांश और बोनस शेयर, डिविडेंड एंड बोनस शेयर प्राप्त करता है एक इन्वेस्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड, आधुनिकीकरण में शामिल है। तो क्या है? तो नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये आधुनिकीकरण में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 40, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोसिस्टम। फर्स्ट, प्रोडक्शन एट द autotrophic level is called primary productivity. Second, secondary productivity refer to production at the heterotrophic level. Which of the correct statement? पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या बोल रहा? स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या बोल रहा है? द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो कौन? ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, बोथ 1 एंड 2। ये इकोसिस्टम के बारे में था, उसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ था कि स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या था कि द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम से भी है और कुचिपुड़ी से भी है। तो भारतनाट्यम कहीं पर है नहीं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट and arrange them in correct chronological order starting from the earliest to the last activity. Discovery of pi meson, discovery of neutron, discovery of electron, discovery of proton. Select the correct answer using the code given below. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। फर्स्ट है पाई मेसॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, मतलब कब हुआ इसका कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले पाई मेसॉन का खोज कब हुआ? तो पाई मेसॉन का खोज 1947 में हुआ, आज़ादी के समय। न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ? तो 1932 में हुआ। इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ? तो 1897 में हुआ। और प्रोटॉन का खोज कब हुआ? तो 1920 में हुआ। तो सबसे पहले कौन सा है? इलेक्ट्रॉन का खोज, इसलिए पहला 3 हो जाएगा। तो 3 ये तीनों में है। फिर 1897 के बाद आएगा 1920, यानी 3 के बाद 4, यानी ये कैंसिल हो गया, बचा सी और डी। तो 3 4 1920 के बाद 1932 आएगा। तो 3 4 2, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, 3 4 2 1। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था 1897 में। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। कहीं कहीं पर गोल्डस्टीन दिया हुआ रहता। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था 1932 में। और पाई मेसॉन की खोज किसने किया था? तो इसका याद करने का ट्रिक है GPS। G फॉर ग्यूसेप, और P फॉर हो गया पावेल, और S फॉर हो गया सीजर। ग्यूसेप, पावेल और सीजर, 3 व्यक्ति ने पाई मेसॉन की खोज किया था। कब? तो आज़ादी के समय 1947 ईस्वी में। 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, जिसका खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन।
और प्रोटॉन का खोज 1920 ईस्वी में हुआ था, इसकी खोज करता थे रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में हुआ था, इसकी खोज करता जेम्स चैडविक थे। और पाई मेसॉन की खोज करता ग्यूसेप पावेल और सीजर है जीपीएस। इन्होंने 1947 ईस्वी में पाई मेसॉन की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द इको रिट्रीट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच ईयर वाज द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड। दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो कब पारित हुआ था? 1961 में, 1961 में। क्वेश्चन नंबर 45, किंग ललितादित्य रूल्ड ओवर विच स्टेट। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो कहाँ शासन किया था? तो कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, वेयर इज द सैरे गुल फरोसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। सैरे गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, वेन इज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, हु कॉल्ड पाटलिपुत्रा एज पोलिब्रोथा। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? तो किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पावर लोकल एरिया वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो कौन है? ब्लूटूथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। हु कैन बी कॉल्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जा सकता है? एआई का जनक कौन है? तो जॉन मैकार्थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, यहाँ से न्यू स्टार्ट होता। क्वेश्चन नंबर 1, रिगार्डिंग द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। पंजाब के विलय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दिलीप सिंह को 2.5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दी गई, ये बिल्कुल गलत है। 2.5 लाख रुपया नहीं दिया गया था। कितना दिया गया था? तो 50,000 रुपया ईयरली पेंशन, वार्षिक पेंशन दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम विच ईयर डिड वोमेन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसीडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? तो कब से? 1889 से, 1889। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? तो 1909 में। जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। और अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में, जालियांवाला बाग त्रासदी 13 अप्रैल 1919, और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। और अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? तो 8 अगस्त 1940 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज़ादी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। आज़ादी के समय क्वेश्चन पूछता है कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा बुक लिखा था? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो इन्होंने देसी रियासत ये सबको अपना शामिल करवाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 5, विच फ्रीडम फाइटर इस्टेब्लिश द लाठी एंड अखाड़ा क्लब। की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किया था? तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। ये गैरम दल के नेता थे।
गर्म दल के नेता कौन कौन थे? तो लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों गर्म दल के नेता थे। और मास्टर सूर्यसेन कौन थे? तो चटगांव सशस्त्र आंदोलन से रिलेटेड थे ये। विच वोमेन मार्टर्ड ड्यूरिंग द क्यूट इंडिया मूवमेंट इन 1942 इज कॉल्ड ओल्ड गांधी? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? तो मातंगिनी हाजरा को। इन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो शहीद हो गई थी, इस महिला को क्या नाम दिया गया था? तो बूढ़ी गांधी, मातंगिनी हाजरा। उषा मेहता कौन थी? तो इन्होंने रेडियो चलाया था, गुप्त रेडियो, ये बहुत फेमस थी। क्वेश्चन नंबर 7, बाय हुम वाज द दीनबंधु सार्वजनिक सभा इस्टेब्लिश? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में। और इनका पुस्तक का नाम क्या था? तो हु वर द शूद्रा। पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। और मुख्य नायक पुस्तक के लेखक भी कौन है? भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। महाड़ सत्याग्रह इन्होंने चलाया था, कब चलाया था? तो 1927 में। ये लास्ट में बौद्ध धर्म अपना लिए थे भीमराव अंबेडकर। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 8, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सुल्तान ऑफ द सैयद डायनेस्टी? खिजर खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? तो खिजर खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन खिलजी। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सैयद वंश का स्थापना कब हुआ था? सबसे पहले स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। स्थापना हुआ था 1414 से 1451 ईस्वी में। और सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिजर खां थे। इनका शासनकाल कब से कब था? 1414 से 1421 ईस्वी तक था। और अंतिम शासक कौन थे सैयद वंश के? तो अलाउद्दीन आलम शाह थे। अलाउद्दीन आलम शाह ये अंतिम शासक सैयद वंश के थे। खिजर खां का शासनकाल 1414 से 1421 ईस्वी तक था। फिर मुबारक शाह का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1421 से 1435 तक था। और मोहम्मद शाह का शासनकाल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक था? सॉरी, यहाँ पर 34 होगा। 1421 से 1434 और 1434 से 45 तक मोहम्मद शाह का था। अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल 1445 से 1451 ईस्वी तक था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां थे। सैयद वंश का स्थापना 1451 ईस्वी तक हुआ था। और इसके अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह थे। खिजर खां का शासनकाल 1414 से 1421 और मुबारक शाह का 1421 से 1434 और मोहम्मद शाह का 1414 से 1435 और अलाउद्दीन आलम शाह का 1445 से 1451 तक। क्वेश्चन नंबर 9, consider the following statement regarding Rudrama and choose the correct answer about her. Queen Rudrama was the 4th independent ruler of Kakatiya dynasty of Warangal. She defeated the Pandya of southern Tamil Nadu, the eastern Ganga ruler of Odisha and the सेवना रूलर ऑफ देवगिरी। रुद्रमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासका थी। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांडे, ये बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर है। और उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांडे, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासक को पराजित किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, इसमें गलत है।
रुद्रमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसके बारे में सही कथन बताइए। तो रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, ये बिल्कुल सही है। और उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड, उड़ीसा और उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों देवगिरी के सेवना शासक को पराजित किया था, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। रानी रुद्रमा थी वो वारंगल के काकतीय वंश के चौथी स्वतंत्र शासिका थी, ये बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडाइवल इंडिया द वर्ड सराइस मीन्स मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराइस शब्द का अर्थ क्या है? तो एक स्थान जिसका उद्देश्य यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों को अस्थायी आवास प्रदान करना है। ए प्लेस टू प्रोवाइड टेम्पोररी एकोमोडेशन टू ट्रेवलर, ट्रेवलर से रिलेटेड था। सराइस क्या था? तो एक स्थान जिसका उद्देश्य यात्रियों, तीर्थयात्रियों और व्यापारियों को अस्थायी आवास प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 11, consider the following statement. First, Iltutmish introduced Sida and Pavos. Balban included silver tanka and copper jittal. Which of the above statement is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इल्तुतमिश ने सिजदा तथा पैबोस की प्रथा राजा के प्रति समान अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की थी, तो ये बिल्कुल गलत है। सिजदा तथा पैबोस की प्रथा किससे रिलेटेड है? तो बलबन से रिलेटेड है, तो एक गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या बोल रहा है? बलबन ने चांदी का टंका तथा तांबे का जित्तल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया, तो ये भी बिल्कुल गलत है, इसलिए न तो एक और न ही दो सही है। इसमें एक और था, इल्तुतमिश ने चांदी का टंका जो बनाया था वो कितने ग्रेन का था? तो 175 ग्रेन का था चांदी का टंका जो इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following is the correct sequence of administrative division during the गुप्त पीरियड? निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासक विभाजन का सही अनुक्रम क्या है? तो भुक्ति, विषय, वीथी, ग्राम। भुक्ति, विषय, वीथी और ग्राम, यही गुप्तकालीन शासक विभाजन का सही अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following is an example of वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? तो कौन सा है? होयसलेश्वर मंदिर। ये कहाँ है? तो कर्नाटक में। श्री राम अयोध्या मंदिर कहाँ है? तो यूपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल। सॉरी, और भी क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया व्हाई वर भभूति, हस्तिमल एंड क्षेमेश्वर फेमस? प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो भभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर ये तीनों क्या थे? तो नाटककार थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, Which of the correct sequence mentioned in the preamble of Indian Constitution? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य होता है, SSPL। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। इसी तरह हम लोग और बिहार SSCGL का जीके का प्रैक्टिस सेट करेंगे आगे अगली क्लास में।